नमस्कार साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, एक नया इशू ये है कि क्या भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरेगा या नहीं, या इसकी जगह पर किसी अन्य देश को ग्लोबल साउथ का लीडर बनाने, जैसे कि चीन क्या है, चीन सदैव इस बात पे इस बातों को लेकर अग्रसर है कि नहीं, ग्लोबल साउथ के लीडर हम हैं। तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत के पक्ष में क्या क्या इन बातों को, किस बातों को रखा जाए ताकि ये प्रूफ हो पाए कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरेगा। उसके उसके एवज में हम ये बात करें कि एक साथियों ब्रेंटेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को अलग अलग भागों में विभाजित किया था। ब्रेंटेट लाइन के द्वारा विभाजित किया गया था। तो हम ये या इस तरह से कह लें कि ये एक लाइन इस तरह से ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को अलग करती है, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को अलग करती है। इस लाइन के नीचे वाले जितने देश हैं वो ग्लोबल साउथ के देश होते हैं, ग्लोबल साउथ के देश हैं, और इस लाइन के ऊपर जितने देश हैं वो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं। तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ जो है एक जियोग्राफिकल लाइन नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लाइन है, जिसके द्वारा से हम ये प्रूफ ये डिवाइड करते हैं कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई इंडेक्स उनका उतना सही नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर हम एक दूसरे को बाइफरगेट करते हैं ग्लोबल ये ब्रांडेड लाइन के द्वारा। ग्लोबल नॉर्थ के वे देश, ग्लोबल नॉर्थ वाले देश जितने हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, डेमोक्रेसी और वो सब सारी चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं। तो उन चीज़ों को लेके इस बात पे हम ये चर्चा करते हैं, जैसे कि चाइना इस बात को लेके काफ़ी अग्रसर रहता है, नहीं ग्लोबल साउथ के लीडर हम हैं। लेकिन उसके पीछे बहुत है, उसके पीछे के कुछ रीजन ऐसे हैं जो चाइना को ग्लोबल साउथ का लीडर बनाने के लिए रोकता है। उसमें सबसे पहली बात करें चाइना की डेप्थ पॉलिसी जो होती है, चाइना गरीब देशों को या संसाधन जिन जिन देशों की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है उन सभी देशों को अपने कर्ज को देकर उसको अपने जाल में फंसाता है, डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसाता है। वो इस उसका ये रवैया या वो इसका उसका ये कार्य करने का ढंग उसे ग्लोबल साउथ के लीडर से बनाने से रोकता है। अगर हम चाइना के काउंटर की बात करें तो उनमें सबसे पहला प्रमुख रीजन ये होगा कि चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी जो होती है, जो है चाइना की वो। दूसरा BRI प्रोजेक्ट, BRI प्रोजेक्ट BRI प्रोजेक्ट जब चाइना 2008-9 के अराउंड में जब अब चाइना अपनी BRI पॉलिसी को लेकर आया हुआ था, BRI पॉलिसी को लेकर आया हुआ था, तब भारत इसका सबसे पहले विरोध किया था। लेकिन उस समय वेस्टर्न कंट्री जो थी वो इन चीज़ों को लेकर उतना कंसर्न नहीं थी। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय बढ़ता गया, चाइना अपना रंग दिखाता गया, तो सभी देशों को ये लगा नहीं कि ये जो चाइना की BRI इनिशिएटिव है या जो BRI प्रोजेक्ट है वो विश्व के लिए शांति के रूप में खतरा को जन्म देगा। अब हम अगर भारत की बात करें तो भारत एक G20 का मेंबर कंट्री है। G7 के देशों के साथ भारत के मधुर संबंध है। यहाँ तक कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, उसमें भी यूएस रसिया और यूक्रेन दोनों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है। इसलिए सब वर्ल्ड के जितने भी देशों का एक इस पे भी कंसल्टेशन जाता है कि हो सकता है भारत इन दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है इनके बीच में इंटरवेंशन करके रोक सकता है। ये अलग बात है, अब वो आगे क्या होगा उस पर चर्चा करने का अलग जब समय आएगा तब बात की जाएगी साथियों। अब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ और नॉर्थ। भारत G7 और G20 का मेंबर है। भारत के G7 के देशों के साथ मधुर संबंध होने के कारण भारत अपनी बातों को या विश्व के उन
विकसित या अल्प विकसित देशों की बातों को G7 के बैनर तले अच्छे से उठाकर अपनी बातों को रख सकता है, उन देशों की समस्याओं को बता सकता है। भारत ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य करता है, यानी कि अविकसित या विकासशील देशों की बातों को G7 या विकसित देशों या हम ये कह सकते हैं ग्लोबल नॉर्थ में ले जाके पहुंचाता है, अपनी बातों को रखता है। इसके साथ ही साथ भारत विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातों को रखता है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात हो, यूनाइटेड नेशन में बदलाव की बात हो, इन सभी बातों को लेकर भारत सदैव अपनी बात प्रमुखता से रखता है। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका महाद्वीप को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसलिए भारत इन बातों को लेकर, परमानेंट सीट की बात हम करते हैं साथियों, तो परमानेंट सीट में ना तो साउथ अमेरिका में प्रतिनिधित्व है और ना ही अफ्रीका में प्रतिनिधित्व है। तो भारत इन सब बातों को लेकर अपनी बातों को रखता है ताकि एक समन्वित तरीके से सभी देशों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इसी के साथ साथ साथियों, भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब भी इसका आयोजन किया जाता है, उस समय यूएन में सुधार की बात करता है कि उस समय के जो मुद्दे थे या उस समय का जो चार्टर था, उस समय के जो रूल थे, आज प्रासंगिक नहीं है। अब इनको लेके सुधार होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ भारत G7 में जब भी पिछले कुछ दिनों से भारत G7 में जब भी उसका आयोजन किया जाता है, उस समय भारत को एज अ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि भारत वैश्विक पटल पर ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। साथ ही साथ अभी कोविड-19 वैश्विक महामारी साथियों आई, जिसमें भारत ने अपने सभी संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करते हुए विश्व के सभी देशों के कल्याण के लिए कार्य किया। लोगों को आवश्यकता के अनुसार हर देशों को वैक्सीन, उसके बाद से दवाइयाँ और सभी जो संसाधन भारत के पास था, उचित संसाधनों को लेकर भारत संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात किया, जिससे ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में वो अपनी बात को और भी प्रमुखता से रखने में सक्षम है। तो इस बात से हम साथियों विरक्त नहीं हो सकते या इन बात से हम हट नहीं सकते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर भारत बनकर उभरेगा और इस पर सभी देशों की एक राय सहमत भी हो रही है। अभी